सो गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल। दिस चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, कैसे पहले प्रोडक्शन फेज से, इनकम फेज से देन डिस्पोजिशन फेज चलता है, कैसे ये एक सर्कल है, कैसे इकोनॉमिक्स काम करता है। फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स होता है। फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर फर्म, देन थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ सेक्टर इज योर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास सीख लिया था। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं आज जो हम सीखने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें पहला चीज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज टेरिटरी। टेरिटरी क्या है, इंडिया का टेरिटरी क्या है। आप देखोगे तो इंडिया लगभग लगभग ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो इंडिया का टेरिटरी है ये पॉलिटिकल मैप है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास कुछ इंक्लूजन्स हैं, इस मैप के अलावा कुछ इंक्लूजन्स और हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इकोनॉमिक टेरिटरी कह सकते हैं। और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो कि हमारे कंट्री का पार्ट है, पॉलिटिकल मैप का पार्ट है, लेकिन उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर टेरिटरी नहीं मानते हैं। आओ देखते हैं क्या होता है। देखो, इट इज द टेरिटरी administered by the government within which persons, goods, capital circulate freely। ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपका पर्सन, गुड्स, कैपिटल फ्रीली मूव कर सकता है। इसमें आपका पर्सन, कैपिटल, पैसा, करेंसी फ्रीली मूव कर सकता है, कैपिटल मूव कर सकता है। जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहां से कानपुर जाओ, कानपुर से तुम जाओ बनारस, बनारस से तुम जाओ पटना, आपको कहीं पे भी रोका टोका नहीं जाएगा। यही है क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो क्या है ना, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑल्सो इंक्लूड। अब इसमें जब मैं इकोनॉमिक टेरिटरी कहता हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी कहता हूं, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी दोनों एक ही है। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी दोनों एक ही है। जब मैं कहता हूं तो कुछ एक चीज है जो कि हमको इंक्लूड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by normal residents between two or more countries। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से एयरक्राफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया यहां से चलता है और रशिया को जाता है। रशिया होपफुली इधर है, ठीक है, जाता है, या इंडिया से अमेरिका जाता है, या इंडोनेशिया जाता है। तो वो एयरलाइंस इंडिया का है, इंडियन कंपनी का है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वो इंडियन टेरिटरी ही है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स। कोई गैस का चैम्बर तुमको मिल गया, वहां पे गैस का भंडार, कोई तुमको वहां पे फिशिंग के दौरान क्या हुआ, फिशरमैन आगे निकल गया। तो देखो क्या है, अभी जो कंडीशन है दैट इज इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उससे 14 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया में ही है तुम। अगर तुम इंडिया के बाहर 14 नॉटिकल माइल्स तक ओशन में कुछ कमाते हो, फिशिंग से कमाते हो, गैस से कमाते हो, या कुछ मेटल मिल गया उससे कमाते हो, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये है इंडियन टेरिटरी, ठीक है। नाउ मतलब इंडिया के पॉलिटिकल मैप के आगे ओशन में, ठीक है। नाउ एनी एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री
मीन्स क्या हुआ, हमारे देश के लोग, हमारे देश का कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान में है, हमारे देश का कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट श्रीलंका में है, तो क्या है, वहां पे जो हमारे देश का मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो पार्ट इंडिया का ही है। हमारे देश के राजनायक, डिप्लोमेट्स बाहर जाते, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, जहां वो रहेंगे वो इंडिया का पार्ट है। एम्बेसीज, एम्बेसी क्या है, राजनायक जो कि वो जाते हैं बाहर, कौन होते हैं ये, हुआ एम्बेसीज, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में हमारे देश के कई सारे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कई लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो उनका गार्जियन कौन है वहां पे, तो उनका गार्जियन कौन है, यही एम्बेसीज है। एम्बेसीज ही उनका कंप्लेन, सजेशन सुनेंगे कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, और वो भारत सरकार को बोलते हैं, तो दे आर बिहेविंग एज अ गार्जियन ओवर देयर, ठीक है। तो एम्बेसीज, देन क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड क्या क्या है, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। बाहर से कोई एम्बेसी इंडिया आया है, कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बाहर से इंडिया आया है, तो वो जहां पे वो इस्टेब्लिश किया है यहां पे, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, नॉट इंडिया। तो ये वाला पार्ट जो तुम्हारे देश में है वो तुम्हारा पार्ट नहीं होगा, वो इकोनॉमिकली उसका पार्ट होगा। नाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO एंड UNO एक्सेट्रा, UNO ने कोई ऑफिस यहां खोला है, WHO ने कोई ऑफिस यहां खोला है, दैट शैल बी द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खोला है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया वो, तो क्या है, ये भी आपके देश का टेरिटरी से बाहर हो गया। नाउ अब तुम देखो, जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी कहता हूं तो ये है क्षेत्र, ये है एरिया वाइज, लेकिन अब हमको सीखना है नॉर्मल रेसिडेंट, किसको हम निवासी कहेंगे, कौन मेरे देश का निवासी है। तो समझना बात को, normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose central of economic, central यहां से याद रखना, central of economic, whose central of economic interest also lies in that country, जो उस देश में रहता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी, उसका जीवन शैली, उसका जीवन यापन उसी देश में है। क्या लिखा हुआ है, रेसिडेंट रिसाइड, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, कोई इंडिविजुअल हो या कोई संस्था हो, क्या हो, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कि उस देश में रहता है और उस देश में ही उसका क्या है, कमाने का सोर्स है, उस देश में ही उसका कमाने का सोर्स है, तो क्या है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। नो अब अगर हम कहें सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है इसका, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन the domestic territory and the residents carries out basic economic activities of earnings, spending, accommodation from that location। क्या बोला गया, lives in or located within the domestic territory, वो जो पर्सन है उस देश में रहता है, पहला बात, and carries out basic economic activities। What are the basic economic activities? basic economic activities है क्या सर, तो basic economic activities हैं production, purchase, sales, then service,
देन कंजम्पशन, ये 5 क्या है आपके, ये 5 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि कोई पर्सन मेरे देश पे रहता है और मेरे देश में ही कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, ही इज नोन एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो क्या है बच्चे, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। इनको हम नहीं लेंगे, इनको हम नॉर्मल रेसिडेंट के कैटेगरी में नहीं लेंगे। किनको नहीं लेंगे, तो देखो क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, स्टडी, कॉन्फ्रेंस। कोई भी बाहर से कोई बंदा आया है, या स्टडीज़ के लिए आया, यहाँ पे घूमने के लिए आया है, यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आया है, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं लेंगे। वी विल नॉट टेक इट एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, बाहर से आए हैं लेकिन इंडिया में रहने नहीं आए हैं, विजिट करने के लिए आए हैं। नाउ फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स। कोई स्टाफ आया है, डिप्लोमेट्स, एम्बेसी का कोई स्टाफ आया है, तो कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी ऑफिसर्स आए आपके देश में, विदेश से, तो दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर कंट्री। वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे आपके देश के। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर considered as the resident of the country to which they belong and not the international area। तो क्या हुआ, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का है, डब्ल्यूएचओ का है, उस ऑर्गेनाइजेशन का लोग यहाँ आता है रहने के लिए, यहाँ पे काम करता है, तो उस जिस देश का वो निवासी होगा, जिस देश का वो पर्टिकुलर निवासी होगा, वो उसी देश का कहलाएगा। यहां काम करने के लिए आया है तो यहां इंडिया का वो निवासी नहीं कहलाएगा। जिस देश का वो अस्थायी निवासी है, अस्थायी रेसिडेंट है, उसी देश का वो कहलाएगा। अमेरिका कोई आदमी अमेरिका का है, वो इंडिया में रहता है और यूएनओ में काम करता है, तो वो अमेरिकन ही कहलाएगा, इंडियन नहीं कहलाएगा वो। सो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म मानो इस बार। यहां से एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का पक्का आएगा, इस बार एकदम कंफर्म मानो। इसको लेफ्ट मत करना, इसको बार बार देखो, लिखो। बेसिक एकदम टोटल, मैंने आपको एक भी चीज लेफ्ट नहीं किया है, आपको मैंने सब कुछ लिख दिया, बकायदा लिख लिख के पढ़ा है। एंड दिस इज द बेस्ट वे। सिर्फ मैं टॉपिक लिख दूं और डिस्कस कर दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप लिख नहीं पाएंगे के सामने। और लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज और, जो याद ना हो, जो आपको याद नहीं हो रहा है ना, आप क्या करो, उल्टे हाथ से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं रेगुलर में, आप लेफ्ट से लिखिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट से लिखिए। इससे क्या होता है, वाइस वर्सा। क्योंकि देखो, जब भी हम जाते हैं बाइक चलाते हैं, आप जानते हैं जब हम बाइक चलाते हैं हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा दिमाग और कहीं होता है, बट सामने से कोई बाइक आ रही होती है, सामने से कोई कार आ रहा होता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वाइसो, क्योंकि हमें उस चीज की प्रैक्टिस हो गई है। जब प्रैक्टिस हो जाता है तो आदमी क्या करता है, इमीडिएट उस काम को कर लेता है। तो राइट हैंड को क्या है ना, लिखने की आदत हो गई है। आपका दिमाग कहीं पे भी होगा वो सही दिखेगा, आपको याद होगा नहीं। कई बार ऐसा होता होगा, आप लिख दिए एक पन्ना लेकिन आपको कुछ गया ही नहीं, दिमाग में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या है, उल्टे हाथ से लिखोगे ना तो प्रैक्टिस तो है नहीं, तो आपको 101% कंसेंट्रेशन देना होगा नीचे। जब तक कंसेंट्रेशन नहीं दोगे आप लिख नहीं पाएंगे। सो इट इज द, तो जब आप कंसेंट्रेशन देंगे ना तो क्या होगा, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये अपनाना इसको। आप अगर राइटी हैं, लेफ्ट से ट्राई करना, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, जिसको जो आपने उल्टे हाथ से लिखा है आप कभी नहीं भूलने वाले उसको, ये मेरी गारंटी है आपको। ट्राई करना आज। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप? देखो, तुम इस देश में पैदा हुए, तुम इस देश में जैसे तुम पैदा हुए इस देश के नागरिक बन गए, लेकिन नागरिक हो तो तुम निवासी भी हो ये कोई जरूरी नहीं है। तुम मान लो यहां पैदा हुए लेकिन तुम चले गए बाहर कनाडा, वहीं पे तुम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए और तुम वहीं पे काम धंधे में लग गए, तो ये तुम्हारा नागरिकता यहां है लेकिन वहां के तुम निवासी हो गए। सो रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट एंड निवासी सिटीजनशिप इज डिफरेंट। तो देखो क्या है, व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, जैसे ही एक कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ वो इंडिया का सिटीजन बन गया। नाउ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम द इंडियन सिटीजन। कोई भी बाहर में पैदा हुआ है लेकिन वो अप्लाई कर रहा है इंडिया में सिटीजनशिप के लिए, तो वो अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट उसका इंट्रोस्पेक्शन करेगी, उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो इंडिया में एज अ रेसिडेंट रह सकता है। तो पहला तो बात है क्या, निवासी का, सिटीजनशिप का। तो क्या होता है, देखो जैसे ही कोई आदमी वहां बाहर में बॉर्न हुआ, बेस्ट एग्जांपल ले लो अदनान सामी का। अदनान सामी क्या है, पाकिस्तानी है, लेकिन अपना जीवन यापन इंडिया में करते हैं। यहां के फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आए तो उनको एक अच्छी पहचान मिली, तो उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहां का सिटीजनशिप दे दीजिए। आफ्टर इंस्पेक्टिंग एवरीथिंग, भारत सरकार ने अदनान सामी को सिटीजनशिप दे दिया। तो ये जो है सिटीजनशिप है। अब तुम देखो रेसिडेंशियलशिप क्या होता है। इट इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय अ पर्सन। एक पर्सन जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जिस भी कंट्री में, वहां पे वो कहलाएगा रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। कमाना जरूरी है, ये इकोनॉमिक पर्सपेक्ट से है। नाउ any individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country। एक व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट है, उस देश में रहता है और उस देश में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, वो आदमी उस देश का निवासी कहलाएगा। पहले भी ये बात हो चुकी है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। सो आगे देखो क्या है बच्चे, आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए आप लोग एक काम करना, पहली वाली वीडियो और ये वाली वीडियो को देखना, अच्छा से समझना। कोई दिक्कत होगा मुझे कमेंट में बॉक्स में लिखना, कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे आना, टेलीग्राम में चैनल है सेम नाम से स्किल फोरम, व्हाट्सएप पे चैनल है सेम नाम से स्किल फोरम, वहाँ आकर के मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। डोंट वरी, नोट्स का तो कोई चिंता ही मत करना। एवरीथिंग 12th के बच्चे जो बोर्डर्स हैं, जो बोर्ड देंगे, आप एकदम फिक्र नहीं करना, आपको मैं सब कुछ दूंगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।